नमस्कार मित्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति में स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक गत्यात्मकता रही है, अर्थात विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होती रही है या इनके आधार पर इनको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। भारत 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, जहां उसे औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति मिली और वह स्वतंत्र राष्ट्र बना। उसके पश्चात भारत में 1950 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना संविधान अंगीकृत किया गया और उसे लागू किया गया। संविधान के द्वारा जो भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लक्ष्य रखे गए थे, क्योंकि भारत एक बहुलतावादी देश है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो लक्ष्य रखे गए थे उनको प्राप्त करने का भी सरकारों के द्वारा प्रयास किया गया है। यह जो समय है 1940 के पश्चात का और उसके पश्चात का भी हम कहें तो यह वह समय है अंतरराष्ट्रीय फलक पर जहां पर कि भारत सहित अन्य देश औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति पा रहे थे या वो नवोदित राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ रहे थे। भारत का उस समय पर अस्तित्व में आना भी उन्हीं समय और परिस्थितियों का देन है। भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जब यह महसूस किया कि किस प्रकार की विदेश नीति को अपनाया जाए, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उनका विश्लेषण करते हुए ही अपनी विदेश नीति को के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। उस समय पर जो विश्व है वह विश्व दो गुटों में विभाजित है। दो विचारधाराओं के आधार पर यह देश विभाजित है। ये जो दो विचारधाराएं हैं उसमें एक विचारधारा साम्यवादी विचारधारा है और दूसरी पूंजीवादी विचारधारा है। पूंजीवादी विचारधारा जो खुलेपन की बात करती है, जो खुली प्रतियोगिता की बात करती है, वहीं पर साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी बंद व्यवस्था है जो आर्थिक संसाधन के उत्पादन पर और उनके वितरण पर राज्य के नियंत्रण को स्थापित करती है। तो ये जो दो विचारधाराएं हैं या इन दो विचारधाराओं के आधार पर विश्व में जो दो समूह बने हुए थे, दो गुट बने हुए थे, वो उस समय पर यह विश्व विभाजित था। इसमें एक गुट का जो नेतृत्व है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था और जो दूसरा गुट है उसका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। इन्हीं गुटों के द्वारा जो नवोदित राष्ट्र थे उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए, अपने राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए इन देशों को अपनी अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया जा रहा था। भारत भी उन्हीं देशों में था। तो भारत के समक्ष भी यही प्रश्न था और यही चुनौती थी कि किस प्रकार से उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत के विदेश नीति के लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हीं सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए भारत के हित के लिए यह निर्णय लिया कि भारत इन दोनों गुटों में किसी भी गुट में शामिल न होकर अपने आर्थिक विकास पर बल देगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो जनता की अपेक्षाएं थीं, उनको जो नेता थे उनके द्वारा जो भारतीय में जनता से प्रॉमिस किए गए थे, वादे किए गए थे कि उनकी उन आवश्यकताओं को, अपेक्षाओं को, मांगों को पूरा किया जाएगा, तो उसके लिए उनके द्वारा ये सबसे बेहतर विकल्प देखा गया कि भारत दोनों में से कहीं भी सम्मिलित न होते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा। और यह पालन तभी किया जा सकता
होता है जब भारत दोनों में से किसी भी समूह में शामिल न हो। भारत ने इसी समय में जो पंचशील का सिद्धांत है उसको भी अपनी विदेश नीति का आधार बनाया, अर्थात भारत किसी भी देश की नीतियों में, किसी भी देश के मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसी के साथ साथ वह किसी पर प्रथम बार आक्रमण भी नहीं करेगा, सह अस्तित्व की भावना का पालन करेगा, जो भी देश हैं उनकी संप्रभुता और उनकी एकता व अखंडता का सम्मान करेगा। अर्थात जो ये नवीन राष्ट्र या नवोदित राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय फलक पर आ रहे थे, जो आकार में छोटे थे, जो जनसंख्या के आधार पर छोटे थे, तो भारत ने इस नीति का पालन करते हुए वे पूरे विश्व के देशों के समक्ष यह एक आदर्श प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इससे पूर्व न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को झेल चुका था। तो इसी का परिणाम था कि यह भारत के द्वारा यह महसूस किया गया कि आगे आने वाले समय में कोई युद्ध की स्थिति ना बने। इसके युद्ध की स्थिति को रोकने के लिए इन पंचशील के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और भारत के यह जो प्रयास थे उनको सभी देशों के द्वारा और वैश्विक स्तर पर भी संगठनों के द्वारा उसको स्वीकार किया गया और उसको प्रोत्साहित किया गया। इसी के पश्चात भारत के द्वारा जो गुट निरपेक्षता की नीति थी उसको भी स्वीकार किया गया। जो विश्व दो गुटों में विभाजित था, अर्थात जो द्विध्रुवीय व्यवस्था हम कहें कि सत्ता के दो केंद्र बने हुए थे वैश्विक स्तर पर, एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा और दूसरे ध्रुव का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था और राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर भी ये दोनों ही गुट भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं का पालन करते थे या स्वीकार किए हुए थे। तो भारत ने उस समय में जो व्यवस्था थी उसके तहत यह महसूस किया या उन परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुए यह विश्लेषण किया गया कि जो भारत सहित अन्य देश जो इन समूहों में शामिल होना नहीं चाहते हैं वह गुट निरपेक्षता के आंदोलन में शामिल होकर उस नीति का पालन कर सकते हैं। भारत के द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया और जो दूसरे देश थे उन्होंने भी इस आंदोलन में सम्मिलित होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने का निश्चय किया। भारत ने भी ना अमेरिका गुट में और ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होकर यह अपना सिद्धांत बना लिया था कि वह दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का और उसके जो आंतरिक मामले हैं उनमें वह स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेगा और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करेगा। यही जो समय है यह वह है जहां भारत को अपने सीमा पर निरंतर चुनौतियां मिल रही थी। चुनौतियों के परिणाम स्वरूप जो पड़ोसी देशों के साथ भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ जो युद्ध हुए, जो भारत पर आक्रमण किए गए, उसके पश्चात उन परिस्थितियों के आकलन के पश्चात भारत के द्वारा यह महसूस किया गया कि इन परिवर्तित होती परिस्थितियों में और अपनी राजनीतिक और आर्थिक क्षमता को विकसित करने के लिए और इस तरीके के चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनसे निपटने के लिए भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसका झुकाव धीरे धीरे पूर्व सोवियत संघ की तरफ दिखने लगता है और भारत ने इसी समय में सोवियत संघ के साथ एक लंबी संधि करके अपने झुकाव को और स्पष्ट कर दिया था। भारत के पूर्व सोवियत संघ के साथ हुए संधि के तहत जो भारत में आर्थिक विकास की गति थी वह तो तीव्र हुई ही, उसी के साथ साथ भारत की सामरिक क्षमता में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। अब भारत के पास जहां पर नवीन तकनीक के हथियार प्राप्त कर रहा था, उसी के साथ साथ वह अपनी स्थिति भी अपने क्षेत्र में और वैश्विक पटल पर भी मजबूत करता जा रहा
रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप भारत अब एक महत्वपूर्ण भूमिका में वैश्विक पटल पर दिखने लगा था कि भारत ने जहां पर अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखा था, वहीं पर रूस के साथ भी वह अपने संबंध बनाकर आगे बढ़ रहा था, जो उसके उस समय के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए और वैश्विक स्तर पर अपनी जो नीतियां हैं उनको बनाए रखने के लिए स्पष्ट या हम कहें कि आवश्यक थे। उसके पश्चात की जो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों में फिर जहां पर वैश्विक पटल पर परिवर्तन होता है, वहां पर भारत की विदेश नीति में भी परिवर्तन आता है। वैश्विक स्तर पर यह जो परिवर्तन है, यह है साम्यवादी व्यवस्था का सिमटाव। अब विश्व के देशों में साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे सिमट रही थी और उसे सिमटती हुई व्यवस्था का ही परिणाम था कि 1991 में सोवियत संघ का बिखर जाना। जो पूर्व सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में लंबे समय तक बना हुआ था, उस महाशक्ति का राजनीतिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही थी। उसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ बहुत सारे छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गया और एक तरीके से जो वैश्विक स्तर पर व्यवस्था बनी, वह एक ध्रुवीय व्यवस्था बनी। इस एक ध्रुवीय व्यवस्था का जो नेतृत्व है, वह अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में भारत के द्वारा जहां पर अपने संबंध जो वर्तमान में रूस है उसके साथ भी बनाए रखे हुए थे, लेकिन उसी के साथ साथ भारत ने अब अपने संबंधों को अमेरिका के साथ भी बढ़ाना आरंभ कर दिया था। यह परिणाम था जो वैश्विक स्तर पर जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर आया 1990 के दशक में, एलपीजी का जो यह दौर है, उसने सभी देशों की जहां सीमाओं के बंधन को शिथिल किया, वहीं पर वस्तुओं के आदान प्रदान को और वस्तुओं सेवाओं के आदान प्रदान को भी आसान बना दिया। इसी के तहत अब भारत के अमेरिका के साथ भी संबंध बेहतर होने लगे और अमेरिका के साथ भी व्यापार बेहतर होने लगा और विश्व के अन्य देशों के साथ भी संबंधों में परिवर्तन आने लगा। इसी के साथ 1996 में भारत के द्वारा जो उसकी विदेश नीति है, उसके एक सिद्धांत का जिसे गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, इस गुजराल डॉक्ट्रिन का जो अर्थ है वह भी, और जिसका सिद्धांत है वह था वही हस्तक्षेप की नीति, अपने पड़ोसी राष्ट्रों को बिना किसी अपेक्षा के सहायता प्रदान करना, सभी राष्ट्रों की विशेषकर पड़ोसी राष्ट्रों की संप्रभुता, अखंडता, एकता में विश्वास करना, किसी के साथ भी हस्तक्षेप की नीति का न अपनाया जाना, यह इस नीति को भारत के द्वारा स्वीकार किया गया। भारत में ये जो 2 दशक का काल है, यह भारत में राजनीतिक रूप से अस्थिरता का काल रहा है। 1990 से 2014 के तक है जो है, न केवल भारत में राजनीतिक अस्थिरता है, बल्कि जो नीतियां बनी वह चाहे आंतरिक रूप से बनी थी या विदेश नीति के आधार पर, उनमें राजनीतिक अस्थिरता का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता था। क्योंकि उससे पहले की जो भारतीय विदेश नीति रही थी, वो नेहरू कालीन रही हो, इंदिरा कालीन रही हो, उसमें भारत की विदेश नीति का जो स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता है, करिश्माई नेतृत्व है, उसका स्पष्ट प्रभाव भारतीय राजनीति के ऊपर देखा जा सकता था। 1998 में इसी जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है उसको ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा परमाणु शक्ति को प्राप्त कर लिया गया। परमाणु शक्ति प्राप्त करने वाला भारत विश्व के उन कुछ गिने चुने देशों में सम्मिलित हो गया जो कि इस शक्ति से संपन्न थे। यद्यपि 1974 में भी भारत के द्वारा इस दिशा में शुरुआत की जा चुकी थी, पर आधिकारिक रूप से 1998 में भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गया। इसको प्राप्त करने के पीछे जो भारत का उद्देश्य था वह था कि जो उसके पड़ोसी देश जो
ऑलरेडी परमाणु शक्ति से संपन्न है और जो दूसरे देश इस शक्ति से को अपने दूसरे पड़ोसी देशों के साथ या दूसरी महाशक्तियों से इसे प्राप्त करना चाहते हैं। और भारत का जो 60 और 70 के युद्धों का अनुभव था, उसके आधार पर भारत ने महसूस कर लिया था कि उसको इस शक्ति को प्राप्त करके अपनी क्षमता को बढ़ाना है। भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न होने के पश्चात भी जिन सिद्धांतों का पालन किया है, वह सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। भारत प्रारंभ से ही ये उन नीति पर चला है जिसमें कि वह प्रथम बार अपनी तरफ से किसी भी देश के या किसी भी प्रकार से इस परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। और इसी के साथ इस परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति के कार्यों में किया जाएगा। और वर्तमान में यदि हम देखें तो इसका प्रयोग शांति पूर्वक कार्यों के लिए भी भारत में बिजली निर्माण जैसे कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। तो भारत शक्ति से परमाणु शक्ति संपन्न होने के पश्चात विश्व में अब अपनी एक नई पहचान बना रहा था और एक नई हम कहें नई विदेश नीति के रूप में सामने आ रहा था। इसी के पश्चात जो भारत की विदेश नीति है उसमें परिवर्तन देखा जा सकता है कि भारत का जहां पहले जो फोकस है वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में और क्षेत्रीय संगठनों को लेकर महत्वपूर्ण रहा है, सार्क की स्थापना को लेकर रहा है, वहीं पर भारत ने अब अपनी जो नीति है उसमें विस्तार किया और जो पड़ोसी देशों के देश मिलते हुए हैं, जो पड़ोसी देशों के भी पड़ोसी देश हैं, वहां को भी अपनी विदेश नीति का वहां तक भी विस्तार किया कि भारत अब उन देशों के साथ भी बेहतर संबंध बनाने के लिए, उनके साथ अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए द्विराष्ट्रीय संबंधों को, बहुराष्ट्रीय संबंधों को, उनको बढ़ावा देने पर भी बल देता रहा है। इसी के साथ जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी का आरंभ किया गया था, उसको भी बाद में सरकारों के द्वारा उसे सिद्धांत पे चलकर उसको व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। अर्थात जो ईस्ट के देश हैं उनसे किस प्रकार से भारत के संबंध बेहतर हो सकते हैं, किस प्रकार से वह उन देशों के साथ में अपने संबंध मजबूत बना सकता है, उस सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। इसी दशक में या 21वें दशक की हम राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करें और भारतीय विदेश नीति की बात करें तो भारत के जो संबंध हैं वो आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध सभी देशों के साथ बेहतर होकर उभर कर सामने आए हैं। भारत ने जहां पर अपने राजनीतिक संबंध और आर्थिक संबंध अमेरिका के साथ मजबूत किए, वहीं पर उसने चीन के साथ भी अपने संबंध बेहतर बनाने का प्रयास किया, पाकिस्तान के साथ भी प्रयास किया गया। परंतु इन पड़ोसी देशों के साथ जो भारत का सीमा विवाद है, जो भारत का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वह भारत के संबंधों को, वह भारत की विदेश नीति को, जो उसकी विदेश नीति है उसमें हस्तक्षेप की नीति है, आक्रमण की नीति है, उसी के साथ साथ सह अस्तित्व की बात करता है। वहीं पर ये सीमा विवाद की जो चुनौती है वह भारत की विदेश नीति को नई दिशा में सोचने के लिए बाध्य करती है। इसी का परिणाम है कि भारत जो प्रारंभ से ही विदेश नीति के आधार पर परमाणु शक्ति संपन्न होने के उपरांत भी हमेशा से सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता रहा है, उसने अब अपने जो क्षमता है उसके आधार पर जो या उसको जो चुनौतियां मिली हैं, उन चुनौतियों को पार करने के लिए, उनका सामना करने के लिए, अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो सॉफ्ट पावर की इमेज है उसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन कर रहा है। जहां पर उसकी संप्रभुता को सीमा पर चुनौती दी जाती है तो भारत उसमें पहल करके और उसका सामना करते हुए उसे मजबूत करता है। वहीं पर अपने पड़ोसी देशों के साथ में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ जो समस्या है उसको वैश्विक संगठनों में और महाशक्तियों के साथ जो उसके वार्तालाप होती हैं उनमें
उठाकर उन मुद्दों को सामने लाता है और उसको नए संदर्भों के साथ परिभाषित करते हुए उसको रोकने का प्रयास भी करता है। इसी के द्वारा भारत ने जो चीन के द्वारा उसकी महत्वाकांक्षी बेल्ट योजना है उसके में भी अपनी प्रतिक्रिया जताकर अपनी उस छवि जो है उसको प्रदर्शित किया। वहीं पर पाकिस्तान के साथ बढ़ते टेररिज्म की समस्या को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ जो उसका मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा है उसको भी वापस ले लिया है। अर्थात भारत वर्तमान परिस्थितियों में अपनी भारतीय विदेश नीति में भी निरंतर परिवर्तन कर रहा है और यह परिवर्तन उसके राष्ट्रीय हितों, उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलती हुई परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं, क्योंकि भारत अपने सिद्धांतों के आधार पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर रहा है। इसी दौरान 21वीं सदी की हम बात करें तो भारत की भूमिका अब वैश्विक स्तर पर और मुखर रूप होकर सामने आ रही है। भारत जहां पर द्विराष्ट्रीय संबंधों के साथ बहुराष्ट्रीय संबंधों को बना रहा है, वहीं बड़े राष्ट्रों से लेकर महाशक्तियों से लेकर छोटे छोटे राष्ट्रों के साथ भी अपने संबंध बनाए हुए है और उन्हें बेहतर बना रहा है। वह भारत की नई विदेश नीति की दिशा एवं दशा को ही परिलक्षित करते हैं। विशेषकर हम भारतीय विदेश नीति की वर्तमान संदर्भों में या वर्तमान दशक में हम बात करें तो उसमें और भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, या वो गत्यात्मकता की जो गति है वह और भी तीव्र हो जाती है, क्योंकि भारत अब पिछले दशक में जो भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, जीडीपी के आधार पर जो भारत ने विश्व में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार जहां भारत वैश्विक रैंकिंग में अपनी जीडीपी के आधार पर वह 9वें स्थान पर था, वह वर्तमान में 2019 में उन पायदानों की सीढ़ियां चढ़ते हुए अब 5वें स्थान पर आ गया है। अर्थात भारत 2.94 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व में 5वें स्थान पर है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करता है, विश्व में एक पूंजी निवेश के लिए बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित करता है, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह स्थिर है और इसी के साथ साथ भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक देश है। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है, भारत पंचशील के सिद्धांतों का पालन करता है और इसी के साथ साथ भारत जो गुजराल डॉक्ट्रिन है भारत उसका भी पालन और सम्मान करता है। तो इन दृष्टिकोणों से भारत विश्व के देशों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में अपना स्थान बना रहा है। इसी आर्थिक क्षमता के आधार पर अब विश्व के अनेक देश भारत के साथ जहां संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वहीं पर पूंजी निवेश में भी भारत में अधिक से अधिक करना चाहते हैं। इसी का परिणाम है कि जो भारत के संबंध हैं उनमें आयात और निर्यात अब में तीव्र वृद्धि हो रही है। भारत ने जो 1990 के पश्चात जिन नवीन आर्थिक सुधारों को स्वीकार किया है, उसी का परिणाम है कि भारत के दूसरे देशों के साथ जहां पर संबंध बेहतर बन रहे हैं, उदारीकरण के फलस्वरूप जहां वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, वहीं पर निजीकरण की प्रक्रिया ने भी इसको और सरल बना दिया है और विकास की गति तीव्र होती जा रही है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है भारत में, उसमें राजनीतिक अस्थिरता है। इसी का परिणाम है कि जो नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है वह न केवल भारत को देश में आंतरिक रूप से बल्कि वैश्विक पटल पर भी एक प्रमुख स्थान दिला रहा है। यह प्रमुख स्थान की यात्रा जो भारत में जो पहले सरकार थी उसके द्वारा प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित करके इसका संकेत दे दिया गया था कि भारत किस प्रकार से अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है। इसी क्रम में भारत की प्रधानमंत्री की प्रथम भूटान यात्रा, उसके पश्चात और देशों की यात्राओं ने भी यह स्पष्ट किया कि भारत जो अपनी विदेश नीति है उस पे पहले
फोकस अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर करना चाहता है। परंतु इसी के साथ साथ भारत की जो नीति है कि पड़ोसी देशों के साथ भी, जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी बेहतर संबंध बनाया जाए, और भारत इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। जहां लुक ईस्ट की पॉलिसी थी वहां एक्ट ईस्ट की पॉलिसी का पालन किया जा रहा है कि और देशों के साथ, उन देशों के साथ जहां पर भारत के लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक संबंध शिथिल बने हुए थे, जिनमें इजराइल के साथ में है, फिलिस्तीन के साथ में है, यूएई के साथ में है, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने अपनी यात्राएं कर करके उन संबंधों में एक नई हम कहें नई ऊर्जा प्रदान की है, और उन देशों के साथ में संबंधों को तीव्रता प्रदान की है, आर्थिक व्यापार बढ़ाया है, राजनीतिक संबंध बेहतर बनाए हैं। उसी के परिणाम को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के साथ भारत के द्वारा जो अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से उतने मजबूत नहीं हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटे हैं, भौगोलिक से दृष्टि से भी छोटे हैं, जिसमें रवांडा जैसे देश हैं, युगांडा जैसे देश हैं, उन देशों के साथ भी भारत ने अपने संबंध बनाकर अपने विदेश नीति को स्पष्ट कर दिया है। और उसी की दृष्टि, उसी क्रम की यदि हम बात करें तो वर्तमान में भारत के जहां अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने पर फोकस है, वहीं महाशक्तियों के साथ भी संबंध बेहतर है। वहीं पर ही जो विश्व के छोटे छोटे देश हैं उनके साथ भी भारत उतनी ही मजबूती के साथ अपनी विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत ने वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए अपनी जो शक्ति है, क्योंकि भारत अब जहां आर्थिक देश दृष्टि से संपन्न है, विश्व की महत्वपूर्ण जीडीपी भारत में है, 5वें स्थान पर है। सामरिक दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो भारत की मिलिट्री, हम मैन पावर की बात करें तो उसमें भी भारत प्रमुख देशों में आता है। उसी के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न है। इसलिए भारत के द्वारा यह समय समय पर मांग की जाती रही है कि जो वैश्विक स्तर के संगठन है, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद, उसमें भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए, जिससे भारत उन देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व भली भांति कर सके। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जब गठन किया गया था तो भारत उसके संस्थापक सदस्यों में था, लेकिन भारत उस स्थिति में उस समय पर नहीं था कि वहां पर उस भूमिका को वह की मांग करता। परंतु जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं उसी के अनुसार भारत की अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि उसको स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए। यद्यपि भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य बना हुआ है, और अभी थोड़े समय पूर्व ही भारत ने एक बड़े बहुमत के साथ उस अस्थायी सदस्यता को फिर बरकरार रखा है। परंतु इसके साथ साथ भारत जो इस तरीके की उभरती हुई शक्तियां हैं वैश्विक स्तर पर, जापान है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है और दूसरे देश हैं, उन देशों के साथ भारत चाहता है कि इसको सुरक्षा परिषद के आकार में वृद्धि करते हुए सभी देशों के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए इसकी संख्या में वृद्धि की जाए, और भारत जैसे अन्य देशों को भी जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखते हैं उनको भी इसका सदस्य बनाया जाए। भारत के द्वारा निरंतर इस बात की मांग की जा रही है, और इसे भारत की इसी विदेश नीति के आधार पर जो विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनके द्वारा भी भारत की इस क्षमता को स्वीकार करते हुए अब उसे G7 या और जो दूसरे संगठन हैं उनमें भी महत्वपूर्ण स्थान देने की बात अब उठ रही है। इसी का परिणाम है कि भारत के सभी देशों के साथ में बेहतर संबंध बन रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, और भारत का निर्यात भी निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है। राजनीतिक रूप से भारत एक प्रमुख देश के रूप में उसकी जो विदेश नीति है, जिस सिद्धांतों को लेकर वह स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक चलता आ रहा है, वही विदेश नीति के यही सिद्धांत भारत को और महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचाते हैं और उसकी विदेश नीति को
सिद्धांत आधारित बनाते हैं, जिसे सभी देशों के द्वारा और हम कहें वैश्विक पटल पर सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है और सराहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक भारत ने न किसी अपने पड़ोसी देश के साथ में किसी तरीके का विवाद बनाने का प्रयास किया है और ना ही कोई वह विस्तारवाद की नीति रखता है। उसकी यही नीति, उसके यही सिद्धांत भारत की विदेश नीति को मजबूत करते हैं, उसे अर्थ प्रदान करते हैं और वैश्विक स्तर पर भी उसको और मजबूती प्रदान करते हैं। आगे आने वाले समय में भारत की विदेश नीति इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन जो भारत के हित हैं किस प्रकार से उन्हें पूरा किया जाएगा, उनको दृष्टिगत रखते हुए जो विदेश नीति अपनाई जाएगी वो निश्चित रूप से उन सारे परिस्थितियों के विश्लेषण के पश्चात, आकलन के पश्चात ही विदेश नीति को एक नया दिशा प्रदान की जाएगी या उस संदर्भों में उपनयों से अपनाया जाएगा कि जिस प्रकार से भारत की नीति स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक सारगर्भित रही है, उसे वैश्विक पटल पर स्वीकार किया गया है। आगे आने वाले समय में भी भारत अपने आर्थिक इस हितों को पूरा करने के लिए वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां हैं उनके साथ तालमेल बैठाते हुए जहां पर अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाएगा, वहीं पर वह विश्व की जो महाशक्तियां बनकर उभरेंगी, वैश्विक संगठन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा और उसी के साथ अपने हितों को पूरा करने के लिए सामंजस्य बैठाते हुए सभी के साथ बेहतर संवाद और संबंध बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद सभी।